वेलकम टू सीजेडएमए क्लासेस। आइए अपने भूगोल का जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोग आगे अपने तीसरे वीडियो में आज पढ़ने जा रहे हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन भौतिक लक्षणों पर आधारित है। देख लेते। तो पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भूभाग पर्वतीय है, 18% पहाड़ी है, 20% पठारी है और शेष 43% भूभाग मैदानी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। भू आकृति के बारे में समझ लेते हैं क्या है। तो किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? तो आंसर होगा 6। पहला कौन सा है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान। अब तीसरे के ऊपर हम लोग चलते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठवां है द्वीप समूह। बहुत आसान सी बात है। तो कुछ इस प्रकार से अपना दक्षिण भारत का मैप बनाया। तो यहाँ तटीय मैदान आपके हो गए, ये जो इलाका है आपका, इधर तटीय मैदान आपके हो गए। द्वीप समूह में लक्षद्वीप हो जाएगा, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ऊपर बढ़ेंगे तो रेगिस्तान राजस्थान का हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार तो है ही है, ये सब जगह प्रायद्वीपीय पठार है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो आंसर होगा यूरेशियाई प्लेट, यानी कि अंगारा लैंड को ही यूरेशियाई प्लेट कहा जाता है। और भारतीय प्लेट के टकराने से, भारतीय प्लेट कौन है? गोंडवाना लैंड है। इसी से आपका हिमालय पर्वत, आप सभी जानते हैं, तैतीस सागर था और उसी के स्थान पर हिमालय पर्वत बना है। अगला पॉइंट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है? तो बताया गया तैतीस सागर में जमे मलबों में दबाव या तैतीस सागर के अवसादों में बलन पड़ना। अगला पॉइंट है हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्सरी काल में। अगली हेडिंग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हम लोग देख लेते हैं। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। पहला है पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलुज नदियों के मध्य है। तो यहाँ ऐसे हम लोग बनाएंगे, सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर यहाँ पे आपकी काली नदी हो जाएगी, काली नदी के बाद में यहाँ तिस्ता हो जाएगी और फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। ये जो एरिया है ये पंजाब हिमालय के नाम से, और ये जो एरिया आपका रहा सिंधु और काली के बीच का, इसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और काली और तिस्ता नदी के बीच का जो इलाका है उसको नेपाल हिमालय। और आखिरी में हमारा है असोम हिमालय। असोम हिमालय जो आपका पड़ता है तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का। तो वही बताया गया है कि पंजाब हिमालय आपका 560 किलोमीटर लंबाई में फैला है और विस्तार इसका सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य में। कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो सतलुज और काली नदी के मध्य। नेपाल हिमालय जो है काली एवं तिस्ता नदी के मध्य। असोम हिमालय जो है तिस्ता, और वहीं पे एक दिहांग नदी है जो सहायक है, दिहांग और दिबांग किसके किसके बीच है? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है असोम हिमालय। इम्पोर्टेंट ये है सबसे लंबाई में फैला हुआ है नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर के अंदर। और सबसे कम में कौन फैला हुआ है क्षेत्र? तो 320 किलोमीटर में कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के सर्वोच्च पर्वत शिखर नंदा देवी है। गंगोत्री हिमालय किस हिमालय में अवस्थित है? कुमायूं हिमालय में। फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग नेपाल हिमालय में। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है। तो अधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ? पूर्वी भाग की ऊंचाई में। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सभी जानते हैं हिमालय ही है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी? तो सिडनी बुर्रार्ड ने। अगला पॉइंट है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से।
अगला पॉइंट है हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत बहाने यानी कि वर्ष भर लगातार बहती रहती हैं। अब अगला है हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंधित तथ्य जो है उनको देख लेते हैं। पहला तथ्य है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म मुक्त हैं, जीवाश्म में नहीं होते हैं। दूसरा है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म? तो आंसर होगा लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में। अगला पॉइंट है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो मानव सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय में। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। अगला पॉइंट है हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। एक अगला पॉइंट है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो पहला पॉइंट है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है, यानी कि हम लोग जम जाते। जम जाने का मतलब ये है कि बहुत अधिक ठंडी पड़ती। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, इतनी बढ़िया मृदा नहीं होती, खेती इतनी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि अभी तो जलोढ़ मृदा आती है, गंगा नदी बहा के लाती है, ब्रह्मपुत्र लाती है, गंगा की सहायक नदियाँ बहा के लाती हैं। तो ये बड़ा मैदान बन गया जहाँ गेहूँ धान सब कुछ हो रहा है। तीसरा पॉइंट है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही बात है। अब ट्रांस हिमालय को पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है, ये हिमालय से भी पहले की संरचना है। जैसे हिमालय बना, हिमालय से पहले की संरचना को हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? तो ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश श्रेणी। अगला हमारा पॉइंट है ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 मैप को देख लेते हैं। तो पामीर की ग्रंथि ये रही आपकी कुनलुन श्रेणी। इधर आप देख रहे हैं कि इधर आपका तिब्बत के इलाका, हिंदू कुश आपका इधर हो गया, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो ये देखिए आपको लद्दाख में दिख जाएगा काराकोरम K2, इधर ही नंगा पर्वत है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, इधर आपकी कैलाश श्रेणी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है? तो सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ है? पामीर की गांठ तक। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कैलाश श्रेणी तक है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो इंडस सांगपो सचरजोन ITSZ द्वारा। अगला पॉइंट है ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी से होकर। अक्साई चीन क्षेत्र किस श्रेणी में है? तो लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी राकापोसी सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। भारत की सबसे गहरी गार्ज बुंजी जो लद्दाख श्रेणी में है 5200 मीटर गहरी है। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कृष्णागिरी पर्वत। पामीर की घाट कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय तिब्बत में। अब हम लोग बृहद हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? तो महान हिमालय को। महान हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से नामचा बरवा पर्वत तक है। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा। मैन MCT इसको कहा जाता है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा किस पर्वत श्रृंखला में? तो महान हिमालय में। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र होने का कारण क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाला अवसारी बल इसका कारण है। अगला पॉइंट है बृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट सर्वाधिक ऊंची है, 8,848.86 नेपाल में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर भारत के POK में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत और नेपाल में। मकालू जो है
वो नेपाल के अंदर है, 8,481 मीटर है। धौलागिरी 8,172 नेपाल में। नंगा पर्वत भारत में 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मीटर। नंदा देवी 7,817 मीटर भारत में। नामचा बरवा तिब्बत में 7,756 मीटर। केदारनाथ भारत में 6,945 मीटर की ऊंचाई पर है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा कंचनजंगा चोटियों में सबसे पूर्व में स्थित कौन सी है? कंचनजंगा। अगला पॉइंट है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम है। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। देख लेते हैं इसके पॉइंट्स को। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय। ऐसे आपका बृहद है, फिर लघु आपका, फिर महा हिमालय, इस प्रकार से है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो लघु हिमालय सबसे चौड़ा है। अटल टनल जो 9.02 किलोमीटर में बनाया गया है, किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? तो करेवा कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट है, लघु हिमालय कहाँ अवस्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। अगला पॉइंट है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में। श्रेणी और अवस्थिति देख लेते हैं। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल में। अगला पॉइंट है, पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? धौलाधर। अगला पॉइंट है, पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी में? शिमला, तो धौलाधर श्रेणी पर। अगला पॉइंट, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नामों से जानता है? तो कश्मीर में इसको मर्ग तथा उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहाँ अवस्थित हैं? तो आंसर है लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य में। मध्य हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच। अगला पॉइंट है, कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश यानी कि MBT किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से। अब हम लोग देख लेते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय को। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी कि जो सबसे दक्षिण में है उसको कहा जाता है शिवालिक। आप जानते हैं कि ये बृहद हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय और फिर आपका शिवालिक। तो उत्तर ऊपर होती है, नीचे दक्षिण होती है, तो नीचे की तरफ जो होंगी वो सभी दक्षिण में होंगी। अगला पॉइंट है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। अगला पॉइंट है, हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपरदन है? तो शिवालिक उपांत में। शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? अवसादों का निक्षेपण तथा उनमें बलन पड़ना। अगला पॉइंट है, शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? पाकिस्तान के पुटबार बेसिन से असम के दिहांग तक। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? तो HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अगला पॉइंट है, हिमालय, शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून व द्वार, जैसे हरिद्वार है, देहरादून है, ये सब। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार जो हम लोगों ने अभी देखी है, उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो सबसे पहले आती है ITSZ। आप सभी जानते हैं ट्रांस हिमालय को ये बृहद हिमालय से अलग करती है। इसको जाना जाता है सिंधु तसांगपो सचर क्षेत्र, इंडस तसांगपो सचर जोन। आगे
तो ये तो समझ गए। सबसे पहले ITSZ आएगी, यानी कि ये अलग करेगी किसको, ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से। अगला क्या होगा, तो बृहद के बाद में आप जानते हैं मध्य आता है, मध्य के बाद में आप जानते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक आता है, फिर यहाँ मैदानी क्षेत्र आते हैं, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो क्षेत्र हुआ ITSZ। अगला पॉइंट है, अगला है दक्षिण तिब्बती बिलगन प्रणाली, इसको साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम यानी कि SDDS, ये इसके दक्षिण में। इसके बाद में आपका है मुख्य केंद्रीय दरार या छेप, इसको MCT के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपका है मुख्य परिसीमा दरार या क्षेत्र, यानी कि इसको MBT के नाम से। अंत में आप लोग देख रहे हैं कि मुख्य सीमांत दरार या क्षेत्र MFT के नाम से। और अभी बाकी के हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एक और हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, HFF। तो क्या था, ये शिवालिक को उत्तरी मैदान से अलग करती थी, HFF। अगला हमारा पॉइंट है, तो इसमें दिखाया गया है उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में यहाँ बातचीत है। तो पहला पॉइंट है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। यह आपकी असोम से ऐसे निकलती और सीधे अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम होती हुई सीधे चली जाती है कहाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों मिल जाती हैं बांग्लादेश में। अगला पॉइंट है, उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में निवासित जनजातियाँ किस प्रकार की खेती करती हैं, तो झूम या स्थानांतरित कृषि करती हैं। अगला पॉइंट है, मिकी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो असम में। अब मैप है, तो मैप को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका नेपाल रहा, यहाँ एवरेस्ट पर्वत, फिर इसके बाद में मकालू, फिर ये सिक्किम का कंचनजंगा, जेलेपला, यहाँ पर दर्रा आ गया, ये आपका भूटान हो गया, बुमला दर्रा, यहाँ डफला श्रेणी, बोमडी श्रेणी, देहांग नदी है। तो ये सब देहांग नदी आप सभी जानते हैं। देहांग नदी कहाँ, ये सांगपो नदी जो आ रही है, सांगपो को ही हम लोग आपका सिंधु नदी कहते हैं। तो ये इसी की सहायक नदियाँ बन जाती है। यहाँ लोहित नदी है, श्रवणश्री भी नदी है। तो ये सब आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। पटकाई बूम मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर पटकाई बूम पहाड़ियों के नाम के लिए जाना जाता है। ये आपका मेघालय क्षेत्र रहा, गारो खासी जयंतियाँ श्रेणियाँ हैं। तो इधर हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ, ये आपकी नागा श्रेणी है, नागा श्रेणी नागालैंड के अंदर, तो नागा श्रेणी नागालैंड। मिजोरम में मिजो श्रेणियाँ हैं, ये भी पटकाई बूम जो है ये हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। तो इस प्रकार से इसको हमने मैप को देख लिया। श्रेणियों को देख लेते हैं। डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी पहाड़ी अरुणाचल में, अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। आगे हम लोग देखते हैं पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को बनाती है। पटकाई बूम पहाड़ियाँ किसको बनाती हैं, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा को बनाती हैं। नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में है, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बरेल पहाड़ी बरेल असम नागालैंड मणिपुर, 3 जगह है। बरेल पहाड़ी असम नागालैंड मणिपुर में। मिकिर पहाड़ी आप जानते हैं असम में है। गारो पहाड़ी मेघालय के अंदर है। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन है, तो आपकी है खासी पहाड़ी मेघालय में, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में। अगला पॉइंट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है तो कम होता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, 76.64 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी में है। तो अगला हिमनद है रिमो, तो कहाँ स्थित है, काराकोरम में, 40 किलोमीटर में फैला है। पुनमहा जो है काराकोरम श्रेणी में है। सियाचिन जो है 76 किलोमीटर में है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत फैला हुआ है। अगला है आपका ससाइनी काराकोरम में, हिस्पर काराकोरम में, बियाफो काराकोरम में, बाल्टोरो काराकोरम में, चोगोलुंगमा काराकोरम में, खुर्दोपिन काराकोरम में, बातुरा काराकोरम में। आगे रूपल जो है बृहद हिमालय यानी कि पीओके के इलाके में। जेमू ग्लेशियर बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कंचनजंगा यानी कि नेपाल और सिक्किम
की सीमा पर। सोना पानी जो है कश्मीर में, गंगोत्री आप सभी जानते हैं कुमायूं या उत्तराखंड में। अगला हमारा है मिलाम, कई बार पूछा गया है, मिलाम कुमायूं उत्तराखंड में। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में। बारा सिगरी हिमाचल प्रदेश में। छोटा सिगरी हिमाचल प्रदेश में।